हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों के अतुल सर भाई आप ही लोगों के डिमांड पर ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्लास 10th के बच्चे आई होप बहुत खुश होंगे यह देखकर कि अतुल सर ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए, जैसे आप लोग खुश रहें तो शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी संसाधन और विकास करना है, संसाधन के साथ विकास करना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखिए समझना है, रिसोर्सेज शब्द को समझना है। रिसोर्सेज क्या है ये बहुत बच्चों को क्लियर नहीं है। रिसोर्सेज क्या है तो सिंपल तरीका से देखिए, हम कोई बहुत किताबी पढ़ाई लेके नहीं चलेंगे, हम लोग बातचीत के तरीका से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ज़्यादा मतलब इजी वे में समझाने का प्रयास करते हैं। रिसोर्सेज तो एनीथिंग कैन बी कॉल्ड एज ए रिसोर्स। समझ रहे? किसी भी वस्तु को आप संसाधन कह सकते हैं। विच कैन बी यूज्ड, आगे समझिएगा, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टू सेटिस्फाई आवर नीड, यहाँ देखिए हम लिखे हैं सेटिस्फाई आवर नीड, यानी हमारी जरूरत की पूर्ति के लिए अगर किसी भी वस्तु का इस्तेमाल किया जा सकता है तो वह रिसोर्स है। समझ गए? रिसोर्स मतलब कोई भी चीज़, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। रिसोर्स मतलब कोई भी चीज़ जो भी आपके पास है ना, जो आपकी ज़रूरत की पूर्ति करता है। जैसे अभी आपको पढ़ाई चाहिए ना, पढ़ाई, लॉकडाउन है, स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई चाहिए, तो इस पढ़ाई को कौन पूरा कर रहा है? जैसे हम खड़ा होके आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं तो हम रिसोर्स हुए। आपके अतुल सर रिसोर्स हुए हैं। जी हाँ, हम भी रिसोर्स हैं, आप भी रिसोर्स हैं। सब लोग जितने ह्यूमन बींग्स हैं सब कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़रूरत की पूर्ति करते हैं, तो सब रिसोर्स हैं। एकदम सिंपल लॉजिक है। मतलब अगर कोई भी चीज़ हमारी ज़रूरत की पूर्ति करता है तो वह रिसोर्स है। आपके माता पिता भी रिसोर्स हैं, दिन रात आपकी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, तो सभी चीज़ें रिसोर्स है। आपका बुक, कॉपी, पेन, यार जो दिखता है, मतलब हम आपको बता दें कि जो दिखता है आपके सामने वो सब क्यों है आपके कमरे में, वो कहीं ना कहीं आपके यूज का चीज़ है, इसलिए तो वो सब दिखता है आपके कमरे में। तो आपके कमरे में जो भी दिखता है ना वो सब रिसोर्स है। एकदम दिमाग से हटा दीजिएगा कन्फ्यूजन। मतलब आप किसी भी चीज़ को, ये देखिए मेरे पास ये स्केच है, ये भी रिसोर्स है ना, इसी से ना मैं सब लिखा हूँ, तो मेरे लिखने की ज़रूरत को ये पूरा किया है, तो ये मेरे लिए रिसोर्स है। अब समझ रहे हैं? रिसोर्स मतलब कुछ भी जो भी हमारी ज़रूरत की पूर्ति करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन है, एनीथिंग कैन बी कॉल्ड एज ए रिसोर्स इफ इट कैन सेटिस्फाई आवर नीड। ये समझने के लिए बच्चों, ये डिफिनेशन से क्लास 10th में मार्क्स नहीं मिलेगा, काम चलाऊ डिफिनेशन है। क्लास 8 तक के बच्चों के लिए ठीक है, आपके लिए नहीं सही है, आप क्लास 10th में आ गए। आप ये डेफिनेशन लिखिएगा, ये देखिए बढ़िया डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसमें देखिए समझाया गया है कि इफ इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यहाँ से चलिए, एनीथिंग कैन बी कॉल्ड एज ए रिसोर्स, किसी भी चीज़ को आप रिसोर्स कह सकते हो। आगे समझना है, इफ इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, पहला क्वालिटी उसमें होना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी हो जिसके माध्यम से वह वस्तु आपके पास पहुंच जाए, ऐसा टेक्नोलॉजी हो, तब उसे आप रिसोर्स मानेंगे।
अभी और है विशेषता, देखिए इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी आर्थिक रूप से सस्ता होना चाहिए, यानी आपके पास क्षमता हो उसे खरीदने का, है ना, परचेज करने की आप में क्षमता हो, इतना वो फिजिबल हो, इतना सस्ता हो। तो ये दूसरा क्वालिटी उसमें होना चाहिए, तब वो रिसोर्स होगा आपके लिए। तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी आपका कल्चर, सब लोगों का अपना अपना कल्चर होता है, वो कल्चर एक्सेप्ट करे, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। समझ रहे हैं? अब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि नॉनवेज को लीजिए, कि नॉनवेज किसी के लिए रिसोर्स है और किसी के लिए रिसोर्स नहीं है। जैसे कोई ब्राह्मण लड़का है, ब्राह्मण, तो नॉनवेज देखकर उसको उल्टी होगा, वो नॉनवेज अगर नहीं उसके कल्चर में खाया जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार का है, तो नॉनवेज खाएगा नहीं खाएगा, तो नॉनवेज उसके लिए यूजलेस चीज़ है। लेकिन मुस्लिम फैमिली से अगर कोई लड़का बिलोंग करता है, जिन लोगों के कल्चर में खाया जाता है, तो वही नॉनवेज मुस्लिम लड़का के लिए रिसोर्स बन जाएगा, लेकिन ब्राह्मण लड़का के लिए वह रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि उसका कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी यदि आपके संसाधन के पास, यानी आपके वस्तु में ये तीन क्वालिटी हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली वो फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो वह क्या है? रिसोर्स है, उसे आप रिसोर्स कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में जानना है ओरिजिन, ओरिजिन समझना है। ओरिजिन के आधार पर, ओरिजिन मतलब बर्थ प्लेस। आप कहिएगा सर संसाधन का बर्थ प्लेस कहाँ है? नेचर है, नेचर, प्रकृति ने हमको संसाधन दिया है, नेचर उसका ओरिजिन है, वहाँ से हमको मिला संसाधन। दो तरह के, बायोटिक और एबायोटिक, दो संसाधन हमको मिले, नेचर ने हमको दो संसाधन दिया, तो नेचर ओरिजिन हो गया। अब वहाँ से दो तरह के संसाधन मिले, टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मिला, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज उन संसाधनों को कहा गया है जिसमें लाइफ होता है, क्योंकि नेचर हमको लिविंग थिंग भी दिया है। जैसे ह्यूमन बींग्स में लाइफ होते हैं, एनिमल्स में लाइफ होते हैं, प्लांट्स ट्रीज में लाइफ होते हैं। तो जिसमें लाइफ होता है बच्चों, है ना, प्रकृति ने हमको लिविंग थिंग दिया है, तो उसे बायोटिक कहा गया। एबायोटिक यानी नेचर ने हमको कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी दी हैं, जैसे मेटल्स जितने हमको मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये सब में लाइफ नहीं होता है। तो जिसमें लाइफ नहीं होता है, जो नॉन लिविंग चीज़ों का बना होता है, तो उसे एबायोटिक रिसोर्सेज कहा गया है। क्लियर हुआ? ओरिजिन के आधार पर बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। अब समझिए एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, एग्जॉस्ट हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है, उसके आधार पर दो तरह के रिसोर्सेज है, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। बहुत ही आसान है, ये आप पढ़े भी होंगे क्लास 8 में, 9th में, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज उन संसाधनों को कहा गया है जिनका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं, वो एग्जॉस्ट ही नहीं होंगे, समाप्त नहीं होते हैं। जैसे वाटर को लीजिए, सोलर को लीजिए, विंड को लीजिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए ना, जितना बार मन करे कीजिए, ये समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है। आप पानी से जितना बिजली बनाना है बनाइए, सोलर से जितना बिजली बनाना है आप बनाइए, हीट एनर्जी प्राप्त कीजिए, ये समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है। तो जिसका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं उसे रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहा गया है। और जिन संसाधनों का इस्तेमाल आप एक बार के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं उसे नॉन रेन्यूएबल कहा गया है। जैसे कोल एक बार इस्तेमाल किए समाप्त, पेट्रोल इस्तेमाल किए समाप्त, उसका इस्तेमाल यानी वंस, एक बार के बाद वो समाप्त, एग्जॉस्ट हो जा रहा है, हमेशा के लिए समाप्त हो जा रहा है, इसलिए उसे नॉन रेन्यूएबल कहा गया है, क्योंकि कोल और पेट्रोल को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए अब आगे समझाते हैं ओनरशिप।
ऑनर मालिक, ऑनर माने मालिक होता है, मालिक के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। कौन मालिक है उसका? तो ओनरशिप के आधार पर 4 तरह के रिसोर्सेज समझाया गया है। पहला इंडिविजुअल, निजी आदमी, वो रिसोर्स हो गया, निजी आदमी का रिसोर्स हो गया। अब इंडिविजुअल नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए प्राइवेट, प्राइवेट जो भी चीज़ है, प्राइवेट आदमी का अपना निजी संपत्ति। गांव में जाइएगा तो होता है ना, गांव में लोगों का अपना घर होता है, उनका अपना खेत होता है, कुछ लोग अपना तालाब बनवा लेते हैं, मछली पालते हैं, है ना। तो गांव में भी लोगों का अपना प्राइवेट चीज़ें होती हैं, संसाधन होती हैं, तो उसको इंडिविजुअल रिसोर्स कहा गया है। शहर में आइएगा तो लोगों के पास प्लॉट होता है, ज़मीन, देखते हैं ज़मीन खरीदते हैं लोग, उसका वो मालिक होते हैं, मेरा ज़मीन है हम खरीदे हैं। उसी तरह से उनका घर, अपना घर होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है। तो मतलब ये सब कुछ जो उनका अपना होता है, जिसका इस्तेमाल केवल वही कर सकते हैं, क्योंकि उस पर उनका अधिकार होता है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं। तो जिस पर लोगों का अपना अधिकार होता है वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आता है, यानी दूसरे लोगों का उस पर अधिकार नहीं होता है। जैसे ये मेरा मोबाइल है ना, जिसकी सहायता से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये मेरा व्हाइट बोर्ड, ये मेरा अपना है रिसोर्स, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोगों का उस पर अधिकार होता है, वो कम्युनिटी रिसोर्स है, एक आदमी का नहीं। अब उस समुदाय में रहने वाले सभी लोगों का, जैसे गांव में जाइए तो गांव में रहने वाले सभी लोगों का एक ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, जहां लोग अपने जानवरों को ग्रेज करने जाते हैं, चराने जाते हैं। तो वो ग्रेजिंग ग्राउंड क्या है? एक आदमी का नहीं, सबका न है, सभी लोग वहाँ अपने जानवरों को चरा सकते हैं, तो वो ग्रेजिंग ग्राउंड क्या हुआ? कम्युनिटी रिसोर्स कहलाया। इसी तरह से कम्युनिटी रिसोर्स और भी हैं। शहर में जब आइएगा तो जैसे बच्चे खेलने जाते हैं प्ले ग्राउंड में, तो जो प्ले ग्राउंड है वो भी कम्युनिटी रिसोर्स में आता है, क्योंकि उस प्ले ग्राउंड में किसी कम्युनिटी के सभी बच्चे खेलने जाते हैं। पार्क हो गया, पार्क में लोग टहलने जाते हैं, तो पार्क भी कम्युनिटी रिसोर्स में आएगा, क्योंकि पार्क में सभी लोग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल कम्युनिटी के सभी लोग करते हैं, तो कम्युनिटी रिसोर्स होता है। अब आता है नेशनल रिसोर्स, देश का संसाधन, नेशनल। अब नेशनल रिसोर्स नहीं समझ में आ रहा है तो जितनी भी सरकारी संपत्तियां आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट एसेट, सरकार की संपत्तियों को लोगों को तोड़ने में बहुत मज़ा आता है, तो समझिएगा, यानी सरकारी संपत्तियों को आप देखे होंगे लोग तोड़ देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये सब सरकार का है ना। ऐसे कुछ उदंड बच्चे होते हैं। तो सरकारी संपत्ति, आप सोचिए सरकार का कौन चीज़ है? वो नेशनल रिसोर्स है। तो सरकार का है रोड, सरकार का है रेलवे, ये सब सरकार का है। तो गवर्नमेंट का जो जो चीज़ है, चाहे रोड है, रेलवे है, फॉरेस्ट उसी का है, कैनाल उसी का है, तो सब ये सब जब सरकार का है, सरकार इसकी देखभाल करती है, सरकार इसको मेंटेन करती है, सरकार उसमें पैसा लगाती है, तो ये सब नेशनल रिसोर्स है। अब समझिएगा ना नेशनल रिसोर्स क्या है। अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्स, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स, यानी इस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। इसके लिए आप समझिए कि पूरे विश्व में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन चीज़ों पर अधिकार करते हैं जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इसको उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे महासागर, ओशियन का जो वाटर है, कहा जाता है कि जो भी देश किसी ओशियन के किनारे है तो 200 न्यूटिकल माइल्स तक उसका कब्जा है, उस देश का कब्जा है। और 200 जो न्यूटिकल माइल्स समुद्री डिस्टेंस तय करने का जो यूनिट है, अगर उससे आप बाहर जाते हैं और वहाँ का जो ओशियन है, वाटर है, उस पर इंटरनेशनल संस्थाओं का अधिकार होता है। तो इसलिए वो ओशियनिक वाटर इंटरनेशनल रिसोर्स में आएगा जो 200 से बाहर होगा। क्लियर हो रहा है? तो उसको इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। अब आते हैं चौथा, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, यानी कितना डेवलपमेंट हुआ है।
किसी भी रिसोर्स का। तो सबसे पहले आता है पोटेंशियल, यानी ऐसा संसाधन जो जिसमें क्षमता है लोगों की ज़रूरत की पूर्ति करने का। जैसे राजस्थान लीजिए, राजस्थान या गुजरात का पार्ट लीजिए, उसके पास सोलर एनर्जी बहुत सारा है, विंड एनर्जी बहुत सारा है, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं हुआ और हम वहाँ के सोलर और विंड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पास पोटेंशियल है लेकिन हम उसका इस्तेमाल अधिक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसे पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। अब आता है डेवलप्ड। डेवलप्ड यानी डेवलप्ड है, उसके क्वांटिटी को भी जानते हैं, उसके क्वालिटी को भी जानते हैं, बस हमें अब उसके टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको प्राप्त करना है और इकोनॉमिकली फिजिबल रखना है जिससे हम उसका इस्तेमाल कर सकें। इसे डेवलप्ड रिसोर्स कहा गया है। उसके बाद आता है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक मतलब स्टॉक है हमारे पास लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। जैसे वाटर लीजिए, पानी, तो पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाया जाता है, ये दो एलिमेंट सब लोग जानते हो, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसके हाइड्रोजन को अलग कर लें, ऑक्सीजन को अलग कर लें और फिर अपना इस्तेमाल करें कई कामों में, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो भाई है हमारे पास स्टॉक है, जब हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगा तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब आता है रिजर्व। स्टॉक का ही छोटा रूप है रिजर्व, मतलब रिजर्व है लेकिन हम उस संसाधन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। रिजर्व है जैसे डैम का पानी, तो डैम में पानी हम रिजर्व करके रखे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास उतना बढ़िया टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि उस पानी से हम बिजली पूरा बना लें। आज भी हमारे देश में लगभग 80% से ऊपर जो बिजली है कोल से बनता है। आपको बता रहे हैं थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हमको मात्र 10-15% बिजली देती है। तो अभी सोचो हमारे पास डैम में बहुत पानी है लेकिन हम बना कहाँ पा रहे हैं। तो डैम का पानी क्या है, रिजर्व रहेगा, घबराना नहीं है, रिजर्व रहेगा। भविष्य में जो अगली पीढ़ी आएगी, अगर टेक्नोलॉजी और विकसित हो जाएगा तो वो डैम के पानी का इस्तेमाल करेगी बिजली बनाने के लिए। तो समझ लिए, तो इसलिए उसको रिजर्व कहा गया। तो डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर ये 4 तरह के संसाधन होते हैं। तो भाई हम आपको पूरा ज्योग्राफी का ये डिफिनीशन और टाइप समझाने का भरपूर प्रयास किए हैं, बोलचाल के माध्यम से प्रयास किए हैं, किताबी कीड़ा वाला पढ़ाई नहीं है। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। हम समझते हैं बच्चों को अगर बातचीत के माध्यम से पढ़ाया जाए तो आसानी से समझ में आता है। तो मेरा ज्योग्राफी पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लगा, आप अपने अतुल सर को बताइएगा, जिससे और उत्साहित होकर हम इसके आगे का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, पढ़ाएंगे, ज़रूर पढ़ाएंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। आप लोगों को ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ाएंगे। तो ये मेरा स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग कैसा रहा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए।